नमस्कार। दोपहर के 2 बज गए हैं। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। हम बात करेंगे कानपुर दंगों को लेकर, क्योंकि पुलिस की धरपकड़ लगातार तेजी से चल रही है। लगातार एक के बाद एक संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, पोस्टर छपवाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियों का दौर जो है वो भी तेजी से चल रहा है, सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस खबर से करेंगे बाखबर आशुतोष। बिल्कुल, शुक्रिया शुभंकर। नमस्कार आप सभी का, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर दंगे के आरोपियों के पोस्टर्स भी छपवाए हैं ताकि सुराग मिल सके और इसका असर बखूबी असर देखने को मिल रहा है। पुलिस को सुराग भी हाथ लग रहे हैं। इस खबर पर पूरी डिटेल्स आप सभी तक पहुंचाएंगे। अर्पिता। बिल्कुल, और हम बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो हत्याकांड है वो हुआ, साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे। हमारे साथ राजीव भी हमारे सहयोगी है। राजीव। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। कानपुर हिंसा की परत दर परत खुलती चली जा रही है। व्हाट्सएप चैट से राजफाश हो रहा है कि कैसे ठेले पर रखकर पत्थर लाए गए, कैसे बोतल में भरकर पेट्रोल बम बनाए गए। पूरी की पूरी जानकारी विस्तार से आगे आपको देंगे। सही, बहुत धन्यवाद राजीव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और न्यूज रूम लाइव की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। 22 जून, जहां ये वो तारीख तय हो गई है जब नूपुर शर्मा को समन भेज दिया गया है कि नूपुर शर्मा को पेश होना है। मुंबई पुलिस की तरफ से नूपुर शर्मा को यह समन दिया गया है। हजरत मोहम्मद पैगंबर के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मुंबई में शिकायत दर्ज हुई और महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने यह कहा कि हमारे पास हमें शिकायत मिली है। मुंब्रा, ठाणे समेत कई जगहों पर यह केस दर्ज हुआ है। पारस दामा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ चुके हैं। पारस, समन में और क्या कुछ कहा गया है? जो बिल्कुल जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, जब से हजरत मोहम्मद पे जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी नूपुर शर्मा द्वारा की गई थी, उसके बाद हर जगह से उनको ट्रोल किया जा रहा था। हर जगह से जो है उनके लिए चीजें बोली जा रही थी और उनको माफी मांगने के लिए कहा गया था। उसके बाद जिस तरीके से सिचुएशन बनी है, पूरा माहौल बना है, उसके मद्देनजर आज मुंबई पुलिस ने नूपुर शर्मा को एक समन भेजा है। समन के तहत जो है उनको इस बारे में मुंबई पुलिस को बताना है, मुंबई पुलिस के पास जाना है 22 जून को। सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि किस चीज पे आधार होकर ये बयान जो है वो नूपुर शर्मा द्वारा दिया गया है। मुंबई पुलिस के पास एक पूरी लिस्ट बनी होगी सवालों की, जो नूपुर शर्मा से उस 22 तारीख को पूछी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से पूरी कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी वो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी, तो इसके मद्देनजर पहले उनको बीजेपी से हटाया गया। बीजेपी से हटाने के बाद अभी मुंबई के जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं दिलीप वलसे पाटिल, उन्होंने भी कहा था कि इस पूरे मामले पे जांच जरूर की जाएगी और ये समझ जाना ये अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि 22 तारीख को किस तरीके से जो है नूपुर शर्मा से सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि इसके मुताबिक ही बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो पूछे जाएंगे कि किस आधार पर ये कमेंट जो है नूपुर शर्मा द्वारा किया गया है। कि अभी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि 22 जून को समन करके मुंबई पुलिस ने नूपुर शर्मा को बुलाया है। बहुत धन्यवाद पारस दामा हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। तो 22 जून को बुलाया है। मुंबई पुलिस बयान दर्ज करेगी और उसके बाद तय करेगी कि केस दर्ज किया जाए या नहीं। उधर दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा को सुरक्षा प्रदान कर दी है धमकी के बाद। आगे अब खबरों का सिलसिला बढ़ाएंगे हमारे साथी शुभांकर। देखिए, दंगों के आरोपियों का पोस्टर रिलीज होता है तो ये सरेंडर करने पहुंच जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं। पचास लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एसआईटी जांच कर रही है। निश्चित तौर पे इसमें जितने भी लोग हैं, मतलब 80 या 100 या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब तक पुलिस पहुंचेगी।
कानपुर के उपद्रव के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है। साजिश का खेल, जाना होगा जेल। कानपुर के ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद जी, ये कहा जा रहा है कि जब से आप लोगों ने पोस्टर जारी किया इन तमाम आरोपियों का, कुछ तो ईमानदारी से खुद आकर सरेंडर कर रहे हैं। क्या अपडेट इसके आपको लेकर है? कितनी गिरफ्तारियां, क्या हुई कार्रवाई? जी बिल्कुल, अब तक 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कल हमने फर्स्ट सेट ऑफ पोस्टर जारी किया था। सकारात्मक संकेत ये है कि लोगों ने आगे बढ़कर इनके बारे में बताना शुरू किया और एक लड़का तो खुद आगे बढ़कर कर्नलगंज थाने में आकर सरेंडर भी किया। मुझे लगता है कि आज भी शायद 2-3 और लोग आगे बढ़कर आएंगे और सरेंडर करेंगे। तो अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी लोगों को पहचानने का और उनको कानून के सामने लाने का क्रम जारी है। आनंद प्रकाश तिवारी जी, डिप्टी सीएम खुद कह रहे हैं कि इसमें साजिश की बू आ रही है। क्या पीएफआई के एंगल को भी खंगाला जा रहा है और साथ ही किस तरह से पुलिस इस वक्त एक्शन में, किस तरह से पूरी सिचुएशन को आप लोग डील कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ये गंभीर मामला है और पूरी देश नहीं दुनिया की निगाहें इस घटनाक्रम पर। जी डेफिनेटली ये एक बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि जिस दिन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदया यहाँ पे कानपुर में थी, उस दिन ये घटना हुई है, जबकि सारे अधिकारी और ट्रूप्स मोस्टली वीवीआईपी मूवमेंट और उनकी सुरक्षा व्यवस्था और उनसे संबंधित कार्यक्रमों को हम देख रहे थे। ऐसा लगता है कि जैसे एक उपयुक्त समय चुना गया था और इसकी भी संभावना को हम नहीं नकारते कि इसके बड़े आयाम होंगे। एक एसआईटी का गठन किया गया है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सभी बिंदुओं की जांच पड़ताल कर रही है। इस समय हम मुख्य आरोपी और अन्य उनके जो सहयोगी हैं उनको रिमांड पे लेने जा रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, चीज़ें साफ होती जाएंगी और सभी प्रकार के एंगल जो है वो खुल के सामने आएंगे। सर, एक सवाल तो ये है कि पीएफआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर जगह हमारा लिंक जोड़ दिया जाता है, हम इससे जुड़े हुए हैं नहीं, हमारी कोई यूनिट, कोई इकाई है नहीं यूपी में, ऐसे में हमें बेकार में मत इसमें जोड़िए। दूसरा सर, क्या जो संदिग्धों की तस्वीरें जारी की गई है, आप लोगों को अपेक्षा है कि आम लोग आपके साथ आए, क्या स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं पहचान उजागर करने में? देखिए, हमने जो गिरफ्तारियां की हैं उन गिरफ्तारियों को हमने एक तो जौहर फैंस एसोसिएशन के वो लोग जिन्होंने खुलेआम सब कुछ लिखा है, जिनके राइटअप्स, जिनके व्हाट्सएप चैट, जिनके मैसेजेज और जिनके संबंध में साक्ष्य हमें मिले हैं, हमने उनको गिरफ्तार किया है। दूसरा, हमने उनको गिरफ्तार किया है जिनको हमने दंगा के समय मौके से गिरफ्तार किया है। तीसरा, हमने उनको गिरफ्तार किया है जो वीडियो फुटेजेज में, फोटोग्राफ्स में दिखते हैं। अब इन 50 लोगों में 3 ऐसे लोग हैं जो पीएफआई के सक्रिय मेंबर रह चुके हैं और जो हैं। अब हम जांच के क्रम में, हम चूंकि जांच अधिकारी और न्यायालय के बीच का विषय है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस इन्वेस्टिगेशन को कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो पूरी जांच पूरी होने पर न्यायालय के समक्ष अपनी चीज़ों को रखेंगे। आई एम नॉट सपोज टू डिस्कस हियर द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हम ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी जांच के क्रम में सामने आएगा उसके ऊपर जो साक्ष्य हमारे पास होंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, जो तस्वीर इस बार कार्रवाई की दिख रही है वो भी जुदा है। जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये भी अपने आप में दिखा रहा है कि कितनी त्वरित कार्रवाई आप कर रहे हैं। अभी आप जरा बताइए, कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं, गिरफ्तारियां 50 से क्या और ज्यादा हुई हैं, और वो जो पोस्टर जिसमें 40 लोगों के चेहरे हैं उनमें से कितनी गिरफ्तारियां हो गई, और क्या ऐसे पोस्टर भी आगे फिर लगने वाले, यानी और लोगों को भी आपने चिन्हित किया है जिनके पोस्टर्स लग सकते हैं ऐसे? शासन का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी निर्दोष को परेशान न किया जाए और किसी भी दोषी को बख्शा न जाए। ये जो लोग हैं जिनकी शिनाख्त हम कर रहे हैं, ये वीडियो फुटेजेज सीसीटीवी कैमरे से कर रहे हैं। जिनको हम पहचान पा रहे हैं
उनका हमने फोटो जारी नहीं किया है। हम जिनको नहीं पहचान पा रहे हैं उनका फोटो हम सीसीटीवी कैमरे से ली गई फुटेजेज, जो कि इस पूरे क्षेत्र में लोगों के घरों के कैमरे हैं, मस्जिद के बाहर के कैमरे हैं, हाथे के बाहर के कैमरे हैं और साथ में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कैमरे हैं, उन कैमरों से हमने ये फीड ली है और उससे डेवलप करके जिनको हम नहीं पहचान पा रहे हैं उन फोटोग्राफ्स को हमने लोगों के सामने रखा है। यहाँ पे देखिए बड़ा स्पष्ट है कि किसी भी निर्दोष को हम किसी भी सूरत में परेशान नहीं करेंगे, ना होने देंगे। हाँ, ये जरूर है कि कई बार कोई आसूचना अधिसूचना इस तरह की हमें मिलती है कि फला व्यक्ति इन्वॉल्व है, हम उसे ले आएंगे, पूछताछ करेंगे, कॉरोबरेट करेंगे, फैक्ट्स को वीडियो से फोटोग्राफ से मिलान करेंगे, साक्ष्यों का मिलान करेंगे, जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनसे प्राप्त साक्ष्यों से मिलान करेंगे और अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो जाने देंगे। शासन की मंशा का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हमारा कर्तव्य है और दोषी को सजा, निर्दोषी को कोई परेशानी नहीं, हमारा मूल मंत्र है। तिवारी जी, ये जो पोस्टर आपने लॉन्च किए हैं और उनमें से बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, कुछ लोग सरेंडर भी कर रहे हैं आकर, इसके अलावा भी क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके निशाने पर हैं, तलाशी ली जाएगी, घरों में जाया जाएगा, पुलिस जाएगी, या कुछ लोग संदिग्ध हैं जो इन पोस्टर में भी नहीं है, उनकी भी तलाश आप करेंगे सर? देखिए, किसी भी घटना में कुछ वो लोग होते हैं जो कि उसमें एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करते हैं एज एक्टिविस्ट, जो ग्राउंड पे उतरते हैं और इस तरह का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इसके बिहाइंड होते हैं और इसकी फंडिंग, इसकी प्लानिंग, इसकी स्ट्रेटजी, इसको मॉनिटर करना, इसको गाइड करना, इसके 360 डिग्री डायमेंशंस होते हैं किसी भी इस तरह की घटना के, जो कि हमने उस दिन 3 तारीख को देखा है। मैं ये देखिए नहीं कह सकता कि ये विशेष जांच दल का विषय है, वो जांच कर रही है कि उसके जांच में क्या चीजें आएंगी और किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि हम एकदम कमिटेड हैं कि ऑन मेरिट जांच में जो चीजें आएंगी उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। ठीक है सर, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि पत्थर दोनों तरह से चले थे, लेकिन कार्रवाई जो हो रही है वो एक तरफा की जा रही है, ऐसा एक पक्ष आरोप लगा रहा है, या वो ये भी कह रहा है कि जो लोग कम इन्वॉल्व थे उन पर भी कार्रवाई कर दी जा रही है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस वाले का जिक्र हो रहा है। देखिए, कार्यवाही उन पे की जा रही है जिन्होंने 2-3 घंटे तक गलियों में पत्थर चलाए, जिनके फुटेजेज सभी ज़्यादातर चैनल्स के पास भी हैं, जिन्होंने अपने कैमरे में कैप्चर किए हैं। कार्यवाही उन पे की जा रही है जिनके साथ पुलिस बल को अलग अलग गलियों में, दादा मियाँ इलाके में, उसके अलावा पेशवाग तिराहे के इलाके में, उसके अलावा नई सड़क पे अंदर के इलाके में, जिनके साथ 3 घंटा संघर्ष करना पड़ा। कार्यवाही उनके ऊपर की जा रही है जिनको बार बार लाउड स्पीकर से कहने के बावजूद भी पुलिस बल हटा नहीं पाया। कार्यवाही उनके ऊपर की जा रही है जिन लोगों ने डेस्पाइट ऑफ और ऑल सॉर्ट ऑफ मेजर, और मैं आपको ये बता दूं कि लाउड स्पीकर लेकर के हमारे अधिकारी और स्वयं मैं उन गलियों के भीतर हम लगातार अनुरोध करते रहे कि आप अपने घरों में चले जाइए। उसके बावजूद पत्थर चलते रहे, पत्थर बरसते रहे और पुलिस बल के जवान अपने ऊपर पत्थर लेते रहे, लेकिन ये इंश्योर किए कि बाहर आकर के किसी भी प्रकार की कोई चीज ये उपद्रवी न करें जिससे आम जनता के बीच में कन्फ्रंटेशन हो जाए। तो कार्यवाही उन पे की जा रही है जिन्होंने घंटों ये काम किया, कार्यवाही उन पे की जा रही है जिनके घंटों इस तरह के उपद्रव के वीडियो फुटेजेज हैं, कार्यवाही उन पे की जा रही है जिन्होंने पत्थर चलाए और जिस प्रकार से मेडिकल हुआ, जिस तरह से चोटें देखी गई हैं, जिनकी चोटें लगी हैं उनको एग्जामिन कराया गया है और साथ में ये इंश्योर किया गया है कि पूरे घटनाक्रम को पारदर्शी तरीके से देखा जाए, निष्पक्ष तरीके से देखा जाए और वी आर वेरी ओपन इन इन्वेस्टिगेशन। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
आनंद जी, लेकिन साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं कि जब जानकारी थी कि शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज होगी, इतने सारे आरोपियों की अगर बात कर रहे हैं, इतनी अगर हिंसा हुई तो उसमें कम पुलिस वाले क्यों गए? क्या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की फेल्योर है? एक ये सवाल हो गया। दूसरा कि जो आप लोगों ने पोस्टर्स जारी किए हैं उस पर काफी कारगर हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है कि पोस्टर्स में से जो सुराग आप लोगों को मिल रहे हैं, कुछ आरोपी तो खुद ही जाकर थाने सरेंडर कराए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पोस्टर हमने चूंकि जो सीसीटीवी फुटेजेज हमने इन गलियों से कलेक्ट किए हैं, लोगों से नियम के अनुसार कलेक्ट किए हैं, लिखित पढ़त में कलेक्ट किए हैं, उन सीसीटीवी फुटेजेज से बनाए गए फोटोग्राफ हैं और लोगों से हमने अपील की है। लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया है, इस क्षेत्र विशेष के लोगों ने हमें सहयोग किया है और सबके सहयोग से हम इनकी पहचान कर पा रहे हैं। सबके सहयोग से ही ये लोग आगे बढ़ के खुद सरेंडर कर रहे हैं। रहा सवाल आपके दूसरे सवाल का, तो मैं आपको ये बता दूं कि वीवीआईपी मूवमेंट इस जनपद में था। हालांकि शुक्रवार को नमाज के लिए जो एहतियातन पुलिस बल लगाया जाता है वो सभी प्रमुख स्थानों पर लगाया गया था। आप इस चीज को देख सकते हैं कि घटना को जितनी त्वरित गति से रोका गया, आप स्वयं इसके साक्षी हैं और सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि अगर पुलिस बल त्वरित रूप से कार्रवाई नहीं करता, अगर स्पीडी एक्शन नहीं होता तो शायद इस घटना को इस लेवल पे नहीं रोका जा सकता था। यह एस्केलेट करता और पूरे शहर को और हो सकता है और दूर तक इसकी घटना की आंच जाती। मैं मानता हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिसका फर्दर एग्जामिनेशन किया जाना आवश्यक है। आने वाले समय में उन सभी चीजों को भी देखा जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी। जी सर, आप बता रहे हैं कि कार्रवाई हो रही, ठीक है, अच्छी बात है कि आप एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक सवाल ये है कि आप बता रहे हैं कि 50 में 3 पीएफआई से जिनका ताल्लुकात हैं, अब पुलिस एक्शन ले रहे हैं और आप लोगों ने वक्त रहते इसको रोक लिया। लेकिन अगर वाकई तत्पर रहती पुलिस या खुफिया एजेंसी अलर्ट रहती तो ये स्थितियां नहीं आती, ये नौबत ही नहीं आती। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हो गई थी शुरुआत में? नहीं, देखिए, अभी इस पूरे मैटर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और बिफोर इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी इस तरह का कमेंट करूं। हाँ, ये जरूर है कि हमेशा भविष्य में आदमी अपनी पुरानी चीजों से कुछ नई चीजों को सीखता है। विल डेफिनेटली टेक कोर्स करेक्टिव मेजर वेयर एवर इट्स नीडेड। सर, बहुत शुक्रिया आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए। सारे सवालों के आपने जवाब दिए हैं और ये बताया कि पुलिस लगातार एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई हो रही है और गिरफ्तारियां इस मामले में हो रही हैं। बिल्कुल, और न सिर्फ गिरफ्तारियां हो रही हैं, यहाँ एक अलग तरीका यहाँ पुलिस वालों का दिख रहा है, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज जिनको आधार बनाया गया, जिसमें ये लोग दिख रहे हैं, बाकायदा उससे फोटो बनाई जाती है और वो पोस्टर बनाकर अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ स्थानीय लोगों से कहा गया है कि वो जानकारी दें इनके बारे में और उनकी जानकारी को, उनके नाम को गोपनीय रखा जाएगा, जिसके बाद बहुत सारी जानकारी पुलिस वालों को मिल भी रही है। तो किस तरीके की पूरी रणनीति पुलिस वालों ने बनाई है इन लोगों को पकड़ने की, रिपोर्ट देखिए। क्या कानपुर को दंगे की आग में झोंकने वाले विलन इस पोस्टर में हैं? क्या कानपुर में अमन चैन को झुलसाने वाले अपराधी इस पोस्टर में मौजूद हैं? क्या यही है वो शैतान जिन्होंने कानपुर को अशांत करने की साजिश रची? गौर से देखिएगा, यूपी पुलिस की नजर में ये गैंग्स ऑफ कानपुर का वो दंगा ब्रिगेड है जिसने 3 जून की हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पुलिस को शक है कि यही वो चेहरे हैं जिन्होंने 3 जून को कानपुर में हिंसा का डर्टी गेम प्लान किया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। यूपी पुलिस अब किसी सूरत में इन्हें बख्शने को तैयार नहीं है। हम जहाँ मौजूद हैं, आपको समझाने आए हैं उस एरिया में जहां से भीड़ इकट्ठा हुई थी। मेरे ठीक पीछे आप यतीम खाना देख रहे हैं और ये वही एरिया है जहां से भारी संख्या में एक समुदाय के लोग यहां से इकट्ठा हुए और पत्थर लेकर, ठेले में पत्थर लेकर इस एरिया से निकले और अब जो आप सामने एरिया देख रहे हैं ये जाता है नई सड़क की ओर। यहीं पर मेन दंगा हुआ था और इसी रास्ते से नई सड़क की ओर ये लोग बढ़े थे और यही रीजन है कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है
जो पुलिस फोर्स है जो अलग अलग जिलों से आई है, ये सारी तस्वीरें आप देखिए, पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, मुस्तैद है कि जिससे कोई अप्रिय घटना दोबारा इस एरिया में नहीं हो पाए। यूपी पुलिस ने बड़ी उम्मीदों से ये पोस्टर लगवाए। उम्मीद ये कि हिंसा का सामना करने वाले कानपुर के लोग इनकी शिनाख्त करेंगे, इनके सुराग देंगे, लापता हो चुके इन आरोपियों को दबोचने में मदद करेंगे। पुलिस की ये उम्मीदें सच हो रही हैं। 24 घंटे में 12 आरोपियों को दबोचा जा चुका है। अब तक 50 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पोस्टर लगते ही आरोपियों की जमात के पसीने छूटने लगे हैं। डर से होश उड़े हुए हैं कि सरेंडर नहीं किया तो बुलडोजर तैयार खड़ा है। डर का असर हो रहा है। आज एक नाबालिग आरोपी ने खुद सरेंडर कर दिया। जल्दी और सामने आ जाएंगे। बहुत मदद मिली है क्योंकि कुछ सरेंडर्स भी आए हैं सामने और आइडेंटिफिकेशन भी बहुत इजी हुआ है, तो लोगों के बीच में एक जागरूकता भी हुई है कि इस तरीके से जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं तो वो फुटेजेस के माध्यम से एक उसकी क्लैरिटी आई है, उसको पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है। तो ये बहुत एक अच्छा मूव है और इसके अतिरिक्त भी पहले 38 अरेस्टिंग हुई थी और इस जो पोस्टर जारी हुए हैं उससे एक बढ़त हुई है। एसआईटी जांच कर रही है। जांच के क्रम में पहचान के द्वारा जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी का क्रम जारी रहेगा। उद्देश्य है कि केवल वो लोग जो इन्वॉल्व हैं एक्चुअली वो कानून के सामने लाए जाएं। धरपकड़ की तेज रफ्तार के बीच कानपुर पुलिस उस प्रिंटिंग प्रेस तक भी पहुंची है जहां से बाजार बंद का ऐलान करने वाले पोस्टर छपे थे। उस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी हवालात में है। क्या बोला था उन्होंने आपसे? उनका 20 पोस्टर छाप दो, तो 20 स्टिकर छाप दो। स्टिकर हमने छाप दिए थे। कुछ उन्होंने आपसे बातचीत करी? नहीं, कोई नहीं। आपको पता था कि आप किस चीज के लिए छाप रहे हैं वहाँ पे पोस्टर जो है? नहीं, असल में रात का टाइम था 9:30 का, हम भी निकलने वाले थे घर, तो जो ऑपरेटर था उसने छाप। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक पूछ रहा है कि आखिर मेरा क्या कसूर, लेकिन ये मामला इतना बड़ा और संवेदनशील है कि जरा सा शक और सवाल होने पर एक्शन हो रहा है। पुलिस कह रही है जांच हो रही है, सच का इंतजार हो रहा है। क्या वो केवल एक दुकानदार और कस्टमर का रिलेशन है या उससे ज्यादा है? क्या इसमें मोटिव है? क्या इसमें इंटेंशन है, मैंसरिया है? क्या वो जानते थे कि क्या हो रहा है? तो ये तमाम पक्ष हैं जिनको समझना जरूरी है। वी आर वेरी क्लियर एंड कमिटेड कि किसी भी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, बट उनके दोष को समझ लेना और उसको समझने के लिए प्रयास किया जाना जरूरी है, जो हम कर रहे हैं। यूपी पुलिस कोई भी सिरा छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए साजिश का हर तार, सबूत की हर कड़ी जोड़ी जा रही है। देखना होगा कि इसका आखिरी अंजाम क्या होता है। सिमर चावला के साथ समर श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। खबर राजस्थान के सिरोही से है, जहां पर लव जिहाद को लेकर एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि एक समुदाय विशेष की लड़की दूसरे समुदाय के लड़के के साथ अपनी मर्जी से गई है, फिर भी उस लड़की के समुदाय के लोग अड़े हुए हैं और इसे लव जिहाद बता रहे हैं। करौली जोधपुर के बाद अब राजस्थान का सिरोही हिंदू मुस्लिम विवाद में तपने लगा है। पुलिस की मनाही के बावजूद कथित लव जिहाद के मामले को लेकर सोमवार को हिंदू संगठनों ने सिरोही शहर को बंद कराया और रैली निकालकर शहर कोतवाली के सामने धरना दिया। तस्वीरें देखिए, हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ अन्याय और लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत धरना प्रदर्शन का बैनर लिए लोग चिलचिलाती धूप में सड़कों पर हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, लोग कतारबद्ध होकर कथित लव जिहाद के खिलाफ मार्च करने सड़कों पर उतरे हैं। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए सिरोही की सड़कों पर बड़ी तादाद में पुलिस भी नजर आई। पुलिस के सामने लोग नारे लगाते मार्च करते नजर आए। तीसरी तस्वीर देखिए, ये सिरोही बाजार की तस्वीर है। बाजार में सन्नाटा पसरा है, दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, दुकान मालिक दुकान के बाहर बैठे नजर आ रहे हैं। दरअसल पुलिस के मुताबिक पूरा मामला दो अलग मजहब के युवक युवती के प्रेम प्रसंग का है, जिसे लव जिहाद का नाम दे दिया गया। हिंदू लड़की अहमदाबाद से 27 मई को ग्रेजुएशन अंतिम साल का इम्तिहान देने सिरोही आई थी।
लेकिन घर नहीं पहुंची। इस मामले में लड़की के घर वालों ने शहर कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद 1 जून को लड़की के पिता ने फिर बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया, जिसमें आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दूसरे समुदाय का युवक अपहरण कर ले गया है। काफी तलाशी के बाद 3 जून को लड़की को जोधपुर से बरामद कर लिया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि लड़की ने बयान दिया है कि वो स्वेच्छा से दूसरे समुदाय के लड़के के साथ रह रही है। लड़की के मुताबिक पिछले 4-5 साल से वो दोनों रिलेशन में हैं। महिला पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा महिला थाना जोधपुर में उसके वीडियोग्राफी का तंगलेखन करवाए गए, जिसमें उसने अपने स्वेच्छा से उस लड़के के साथ रिलेशन में पिछले 4-5 साल से होने से स्वेच्छा से रहना बताया। इस संबंध में उसी लड़की ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन भी दायर किया हुआ है। यानी पुलिस की माने तो प्रेम प्रसंग के मुद्दे को लव जिहाद का नाम दे दिया गया है। उधर लड़की के परिजनों का आरोप है कि पुलिस उन्हें लड़की से मिलवा नहीं रही है। राहुल त्रिपाठी, सिरोही, आज तक। कानपुर दंगों के बीच में बार बार पीएफआई का नाम सामने आ रहा था, पीएफआई कनेक्शन की बात आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि दंगों की साजिश जो है वो केवल कानपुर में नहीं रची गई, बल्कि इसके साजिश के तार जो हैं वो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, कानपुर से बाहर जुड़े हुए हैं। तमाम एंगल पर लगातार जांच पड़ताल जारी है, पुलिस ने भी इंकार नहीं किया। लेकिन आशुतोष, अब यह खबर और ज्यादा बढ़ जाती है सब नए सबूतों के साथ। निश्चित तौर पर, क्योंकि कानपुर दंगे में किस तरह से पीएफआई का कनेक्शन है, इस लिंक को खंगालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस हर एक एंगल से, हर एक पहलू से इसको जांच कर रही है। लगातार दिन रात एक किए हुए पुलिस, क्योंकि ये जो घटना है काफी गंभीर है। और इस बीच पीएफआई का कहना है कि इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज कानपुर पुलिस जारी करेगी, नए पोस्टर्स कर रही है और ये भी जानने वाली है। और इस बीच आपको एक खबर जो साझा है कर दूं, वो क्योंकि बड़ी खबर है। पोस्टर्स और भी जारी किए जा रहे हैं कानपुर पुलिस की तरफ से। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर, घटनाक्रम को लेकर एक और पोस्टर जारी किया है और इससे कहीं ना कहीं सुराग मिलने की संभावना है। और क्योंकि इससे काफी मदद भी मिल रही है, जिस तरह से एक आरोपी खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर कर देता है, तो कानपुर हिंसा के आरोपियों का नया पोस्टर जारी किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि ये हिंसा लगातार देश में नहीं विदेशों में भी सुर्खियां बटोर रही हैं और इसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस काफी चुस्त एक्शन में नजर आ रही है। तो किस तरह से घटनाक्रम की परतें लगातार खुल रही हैं और पुलिस कनेक्शन और कड़ियों को जोड़ रही है, ये जानना जरूरी है। इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उनसे सवाल करेंगे राजीव। बिल्कुल, समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हैं। समर्थ, कल 40 तस्वीरें जारी की गई थी संदिग्धों की, आज कितनों की जारी होगी और कब तक जारी कर सकते हैं पुलिस? देखिए, फ्रेश अपडेट है कि एक और पोस्टर आज जारी होगा। आज आप मानकर चलिए शाम होते होते ये पोस्टर सामने आ जाएगा, जिसमें 40 से 50 और नए चेहरे होंगे। यानी कि सीसीटीवी फुटेजेस को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी और अभी जो आदेश पुलिस की तरफ से दिए गए हैं वो ये कहा गया है अधिकारियों से कि आप 4 या 5 दुकानों में नहीं, बल्कि जितनी भी 100 के ऊपर दुकानें हैं उन सभी पर जाइए, विजिट करिए और जहां जहां भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको निकालिए। क्योंकि जहां भी, चाहे गली हो, चाहे सड़क हो, चाहे कोई नुक्कड़ हो, जहां भी सीसीटीवी लगा है उसके जरिए पुलिस उन सारे चेहरों को निकालना चाहती है जो उस दिन पत्थरबाजी में शामिल थे। और यही मतलब है इस निर्देश का। और उसी के साथ अपडेट ये भी है कि एक और पोस्टर भी आज शाम को रिलीज होना है। फिलहाल आज पूरा दिन जो है इसी के इर्द गिर्द रहा है, पोस्टर्स को लेकर बातचीत हुई है। 4 से 5 लोगों को उस पोस्टर में अरेस्ट कर लिया गया है। सल्लू नाम के एक व्यक्ति ने सरेंडर भी कर दिया है, हालांकि वो नाबालिग है। इसके अलावा टोटल 40 से 50 टोटल अरेस्टिंग्स हो चुकी हैं, जैसा कि ज्वाइंट कमिश्नर और डीएम कानपुर का कहना है। अब अपडेट ये इसमें कि आने वाले टाइम में जब नया पोस्टर आता है तो उसके बाद धरपकड़ किस तरह से जारी होगी। क्योंकि जब पुलिस की टीम उन पतली गलियों में अरेस्टिंग करने कल गई थी तो उसको विरोध झेलना पड़ा था। जो परिवार के लोग थे वो उनको, जो अक्यूज्ड हैं, जो कि पोस्टर में थे, उनको देने को तैयार नहीं थे। फिर पुलिस उनको समझा बुझा कर वहां पर ले गई थी। आज एक बड़ा चैलेंज कानपुर पुलिस के लिए ये भी होने वाला है कि जब वो एक बार फिर से अरेस्टिंग के लिए निकलेंगे तब जो चैलेंज उन गलियों में फेस करना पड़ेगा जहां से पत्थरबाजी हुई थी, उससे यूपी पुलिस कैसे डील करती है, ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। नए पोस्टर का मतलब सीधा है कि अभी तक जो 40-50 चेहरों की बात चल रही थी, अब प्लस एड ऑन होगा उन 40-50 चेहरों में जो आज लगेंगे। जी
समर्थ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि नया पोस्टर रिलीज होगा, आज शाम तक ये नया पोस्टर भी जारी हो जाएगा। बिल्कुल राजीव, एक बड़ी खबर आपने बताई। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो आपको बता दें, पीएफआई कनेक्शन को लेकर लगातार बातें उठ रही थी। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले जो आला अधिकारी हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी जानकारी दी कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनका सीधे तौर पर कनेक्शन पीएफआई से दिख रहा है शुरुआती जांच में। वहीं हिंसा के पीएफआई एंगल की भी जांच जारी है। डीएम की तरफ से कहा गया था कानपुर हिंसा को लेकर पीएफआई का नया बयान जो सामने आया है वो बयान ये है कि हमें जबरदस्ती हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। कानपुर हिंसा का पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक हमारा नहीं है, हमें सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। पीएफआई की तरफ से ये बयान सामने आया है कि हमारी भूमिका बताई जा रही है, लेकिन हमारा दूर दूर तक इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। 3 जून को जो कानपुर में हुआ उसके पीछे कौन? क्या हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ है? पीएफआई ने ही कानपुर में उपद्रवियों को उकसाया। आखिर क्या है कानपुर हिंसा के पीएफआई कनेक्शन का सच? खुद डिप्टी सीएम भी आशंका जता रहे हैं कि 3 जून को कानपुर में जैसा उपद्रव हुआ उसमें किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी ही बात कानपुर में हिंसा के 2 दिन बाद पुलिस अधिकारियों ने भी कही थी। पीएफआई के कनेक्शन से कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ हमको क्लूज मिले हैं, अब एक बार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम पूरी जांच कर ले, उसके बाद इस पर टिप्पणी करना उचित होगा। ट्रांजैक्शन मिले हैं कुछ पीएफआई से जुड़े हुए कुछ लोगों के दस्तावेज? नहीं, ट्रांजैक्शन अभी हम देख नहीं पाए। अब रिमांड पे लेके आने वाले दिनों में ट्रांजैक्शंस और हम चेक करेंगे और फिर आपको कंक्लूसिवली बताएंगे। जिस सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई, ठेले पर पत्थर लाद कर लाए गए और हमले किए गए, उसके पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि 40 उपद्रवियों के पोस्टर जारी करने के बाद अब पुलिस उनसे पूछताछ में पीएफआई कनेक्शन पर भी फोकस कर रही है। बिल्कुल पूरा सर्वेलांस का जो नेटवर्क है उसके माध्यम से ही जो ट्रैक हुआ, जहां से पोस्टर्स निकले हैं या जहां से कुछ सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाने का जो दौर था बीच में, उसको भी टैकल किया गया है। तो साइबर सेल हमारा जो है, पुलिस का जो साइबर सेल है, इसके अतिरिक्त हमारा भी जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक अपना नेटवर्क होता है, उसके माध्यम से भी हम लोग इनपुट्स एकत्रित करते हैं। जैसे एक पेट्रोल पंपों की जाँच वाली बात आई या हमारा जो सिविल डिफेंस का मैकेनिज्म है, तो सभी लोगों ने एक समेकित भाव से कार्रवाई की है एंड हर इनपुट जो है वो एक इस मौजूदा स्थिति में अच्छा इनपुट साबित होगा। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कानपुर हिंसा में अन्य जगहों से भी साजिश को अंजाम दिया गया। कानपुर पुलिस अब तक कई आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर चुकी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए भड़काऊ पोस्ट भी जांच के दायरे में है। कुछ आरोपियों से पीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। मास्टरमाइंड बताए जा रहे जफर हाशमी के दफ्तर से पीएफआई के स्टूडेंट विंग सीएफआई के दस्तावेज मिले हैं। मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा जफर हयात हाशमी कानपुर हिंसा के बाद फौरन लखनऊ भाग गया था। पुलिस ने उसके दफ्तर पर भी छापेमारी की। तब कुछ यूट्यूब चैनल का भी खुलासा हुआ जिनके जरिए 3 जून को कानपुर बंद की अपील की गई थी। अब सरकार ने कमर कस ली है कि कोई भी दोषी हो, कोई भी संगठन हो, हिंसा के गुनाह में बचना नामुमकिन है। कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तत्व हैं, उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा नियम के दायरे में उठाया जाएगा। लेकिन कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने की कोशिश करे, कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करे, अपराध करने की कोशिश करे और वह अगर ये समझे कि वो बच जाएगा तो वह युग अब समाप्त हो गया है। अब कानून व्यवस्था का राज है। कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तत्व हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। उधर पीएफआई ने पहली बार कानपुर हिंसा को लेकर जो आरोप लगे हैं उस पर सफाई दी है। विवादित संगठन के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने हिंसा में हाथ होने से इनकार करते हुए तमाम आरोपों को साजिश करार दिया है। हर कोई जानता है कि पिछले चंद सालों से इंडिया में कहीं पर भी कुछ भी होता है उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिंक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ भी साबित नहीं होता क्योंकि ये पूरे फेक होते हैं। हाल ही में आपने देखा किस तरीके से करौली में जब दंगे हुए वहां पर भी पॉपुलर फ्रंट का नाम जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वहां के एसपी ने आकर कहा कि वहां पर पॉपुलर फ्रंट का कोई लिंक नहीं।
खरगोन में भी बीजेपी के लीडर्स ने आकर कहा कि यहाँ पर पीएफआई लिंक है, हालांकि वहां पर पीएफआई संगठन ही नहीं है, और आगे जाकर आपने देखा किस तरीके से कुछ भी साबित नहीं हुआ। यूपी में भी अगर आप देखेंगे 2020 में जब सीए एनआरसी का बड़ा एक इश्यूज चल रहा था, उस वक्त पॉपुलर फ्रंट का नाम कहने के लिए कोशिश किया गया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो ये पूरा एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसके पीछे बीजेपी की एक पॉलिटिक्स है। पुलिस अब तक कानपुर हिंसा के 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कई और भी रडार पर हैं। जांच तेजी से जारी है। ऐसे में जल्द पीएफआई कनेक्शन का पूरा सच सामने आ सकता है। कानपुर से रंजय सिंह, संतोष शर्मा और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से अमित भारद्वाज, आज तक ब्यूरो। तो पीएफआई की तरफ से इस पर विरोध हो रहा है, आरोप की झूठे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं ऐसे सबूत हाथ लगे हैं कि दिख रहा है कि एक बड़ी साजिश थी और कनेक्शन पीएफआई से ही था। सही, बिल्कुल अर्पिता, और सोशल मीडिया का भी बड़ा हाथ रहा। सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप के द्वारा लोगों ने ग्रुप्स बनाए, उस पर लोगों को उकसाया, उसके बाद हिंसा के दौरान फेसबुक लाइव किया। 5 ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं जिन पर पुलिस की गंभीर नजर है। इसके अलावा पुलिस और कोशिश कर रही है कि किस तरह सोशल मीडिया के द्वारा कानपुर हिंसा को भड़काया गया। कानपुर को हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी काफी पहले से थी। पत्थरबाजों को व्हाट्सएप से निर्देश मिल रहे थे। हर तरह के अपडेट्स उसमें पोस्ट किए जा रहे थे। कौन सा बाजार बंद है, कौन सा बंद नहीं है और किसको बंद करवाने के लिए बल प्रयोग किया जाएगा, इसकी सारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली जा रही थी, ताकि जो भी बंद का विरोध करे उसके खिलाफ भीड़ एकजुट हो सके। जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़ा गया, भड़काने की कोशिश की गई, वो तमाम व्हाट्सएप चैट्स कानपुर पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, ये एमएम जौहर फैन एसोसिएशन को जो संचालक है जफर हयात हाशमी, उसके द्वारा ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे थे। केवल व्हाट्सएप ऐप ही नहीं, कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह की चैट्स मिली है। अब तक 16 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इन सभी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 और आईपीसी की धारा 505 यानी भड़काऊ कंटेंट परोसना जैसी धाराएं लगाई गई हैं। इस तरह के सारे वीडियो फुटेज और इस तरह के जो पोस्ट्स है, इनका पूरी समीक्षा करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके आधार पे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। कितने ट्विटर हैंडल सोशल मीडिया अकाउंट है जिन पे एफआईआर हुई है? ये टोटल अननोन में कुछ एफआईआर हुई है और पूरे सारी डिटेल्स लेके इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस कई एंगल से ऑल आउट एक्शन कर रही है। व्हाट्सएप चैट से साजिश की पड़ताल हो रही है। सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों की शिनाख्त हो रही है। पोस्टरों के जरिए आम लोगों से इनपुट लिए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज क्या कहते हैं, पत्थरबाजी कैसे हुई, किस एंगल से हुई, ये तमाम जानकारियां इकट्ठा करने का जिम्मा फॉरेंसिक टीम पर है, जिसने जांच का मोर्चा संभाल लिया है। आप देख सकते हैं कि कानपुर जोन की फॉरेंसिक फील्ड यूनिट यहां पहुंची हुई है। वो लोग उस जगह का मुआयना कर रहे हैं, उन सीसीटीवी फुटेजेस को भी देख रहे हैं, किस एंगल से लिया गया, कहां से पथराव किया गया। दरअसल फॉरेंसिक की टीम ये तस्वीरों के जरिए, वीडियो फुटेजेस के जरिए ये एस्टैब्लिश करेगी कि जो पथराव हो रहा था वो कहां से हो रहा था और किस एंगल से हो रहा था, कितनी दूरी से हो रहा था। फॉरेंसिक टीम नई सड़क की हर उस गली और रास्ते का मुआयना कर रही है जहां से पथराव किया गया था। यहां तक की तैयारी ये भी है कि टीम उन छतों का पूरा मुआयना करेगी जहां से पत्थर फेंके जा रहे थे। पुलिस उन लोगों को भी तलाश कर रही है जिन पर आरोप है कि उन्होंने जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ तकरीरें की, जिससे हालात बिगड़े। संतोष कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। पुलिस आगे और भी एंगल से जांच करेगी, बताएंगे आपको शुभांकर। देखिए, डीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कहा गया है कि अब इस मामले की राजनीतिक हिंसा भी जांच की जाएगी, राजनीतिक एंगल से निकाला जाएगा। क्या इसमें कोई सियासी पहलू भी है, क्योंकि बाकी सारे पहलू तलाश किए गए, पीएफआई के एंगल का जिक्र कर दिया गया, इसके अलावा व्हाट्सएप चैट से लेकर तमाम बातें निकल कर आई, लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन में इसका था, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी वजह से यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का यह बड़ा बयान सामने आया है कि राजनीतिक पहलुओं को भी यहां पर देखा जाएगा। यह भी कहा गया कुछ लोगों ने धर्मगुरुओं से बदतमीजी की थी, एडीजी की तरफ से यह बड़ी बात कही गई।
और आज नया पोस्टर जारी होगा, लेकिन इन सब के बीच में जब पॉलिटिकल एंगल से जांच होगी तो क्या कोई नया खुलासा हो जाएगा? इस पर सभी की निगाहें लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी वहां पर मौजूद थे। प्रतिक्रिया बाइट तो अलग अलग पहलुओं से जांच पड़ताल जारी है, लेकिन विवादित बयानों का शोर जो है वो अभी भी थम नहीं रहा। आशुतोष। बिल्कुल, शहर काजी ने विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा है शहर काजी ने, आपको हम सुनवाते हैं। ये प्रतिक्रिया सुननी जरूरी है, जरा नजर डालें आप। देखिए, वो नवैया दूसरी थी, यहाँ की नवैया शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे, मानो सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर तुम्हें यही करना है, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज्यादती करना, घर तोड़ देना, तो फिर ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सर पे कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए अब इसके मकान तोड़ना, अब इसके लिए तैयार है।